नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सबको अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएँ। डॉक्टर अंबेडकर बहुत सारी बातों पर जोर देते थे और उन्होंने जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात एक लोकतंत्र के लिए मानी, वह थी कि लोकतंत्र में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता का मतलब यह है कि लोग और जो प्रशासन है, दोनों ही संविधान की जो मान्यताएँ हैं, उसके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उसके अनुरूप काम करें। यानी कि लोग हर मुद्दे पर कूद कर सड़कों पर ना जाएँ और उसी तरीके से जो प्रशासन है या प्रशासन या शासन में बैठे जो लोग हैं, वो अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन करें। लेकिन शायद अगर हम अपने देश की राजनीति को देखें, तो हम ये पाएँगे कि इस तरह की जो संवैधानिक नैतिकता है, वह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है। अगर आज का जो घटनाक्रम है जिस पर हम आपसे बात करने वाले हैं, प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हमारे साथ होंगे, हम उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर हम उस पर ध्यान दें कि एक बार फिर से विपक्ष के एक नेता को सीबीआई का बुलावा आता है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो यह कहा जा सकता है और सत्ताधारी पक्ष हमेशा यह कहता है कि शायद यह भ्रष्टाचारियों की तरफ से आने वाला एक तर्क है कि बार-बार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो शायद जिसे हम संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, उसके दायरे में जो हमारी संस्थाएँ हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बार-बार जो विपक्षी नेता हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जाता है और जैसे ही कोई विपक्षी नेता सत्ता पक्ष में चला जाता है, तो वो हर प्रकार की जाँच से मुक्त हो जाता है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश की जो मौजूदा स्थिति है, वह वास्तविक अर्थों में डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के अनुरूप चल रही है? हालाँकि उस पे सवाल करने के लिए बहुत सारे आयाम हैं, पर मैंने बस एक इस छोटी-सी अवधारणा का ज़िक्र किया, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने बार-बार संविधान सभा में अपनी बात कही थी। आज की घटनाक्रम पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफ़ेसर अभय दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि जो शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास एक नोटिस आया कि वो आकर सीबीआई के सामने पेश हो और उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या आप यह मानते हैं कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे एक ख़ास तरह की राजनीति है? और वह राजनीति क्या देश की जो संस्थाएँ हैं, उनके काम को एक नकारात्मक तरीके से प्रभावित होने की ओर संकेत करती हैं? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अजीब-सी लगती है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स या किसी भी सरकारी एजेंसी की जो कार्रवाई होने वाली है, उसका पता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले कैसे लग जाता है। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस भेजा गया, उसके ऊपर आज तक टीवी पर, आज तक चैनल पर अंजना ओम कश्यप और अ, दिल्ली के एक भाजपा सांसद जो कि भोजपुरी के गायक भी हैं, उनके साथ में इसी सवाल के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो अंजना ओम कश्यप को जितनी बातें नहीं पता थी, उससे ज्यादा बातें सांसद महोदय को पता थी। यहाँ तक कि अंजना ओम कश्यप भी इस बात पे ताज्जुब में रह गई। उन्होंने कहा ये बात तो मुझे पता नहीं है, आप किन सूत्रों के हवाले से ये बात कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब बातें हम लोगों को पता है और ये सब बातें पहले से पब्लिक डोमेन पे हैं। आप मेरी बात यकीन कीजिए, मैं पूरे विश्वास के साथ ये सब बातें कह रहा हूं। तो ये एक अजीब सी बात है। देखिए, जन्माष्टमी के दिन पिछले साल मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा था। उसी वक्त से लगातार भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि एक विकेट गिर चुका है, यानी सत्येंद्र रंजन को हम जेल भेज चुके हैं। दूसरा विकेट गिरने वाला है, यानी मनीष सिसोदिया को हम जेल भेजने वाले हैं, और उसके बाद फिर तीसरा विकेट गिरने का इंतजार कीजिए, यानी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा। ये बात न जाने कितने बार भाजपा के लोग कह चुके हैं। और जो कार्रवाई हो रही है सेंट्रल एजेंसियों की, उनकी एक-एक बात उनको पता होती है। ऐसा लग रहा है कि खुद वो जांच कर रहे हो, खुद वो जांच टीम में शामिल हो और उन्होंने पूरी सब चीज पढ़ रखी हो उन्होंने। तो ये चीज जो है वो अजीब तरीके की परिस्थिति पैदा कर देती है। मेरे जैसे लोग जो कि दूर से बैठ के हर चीज की समीक्षा कर रहे हैं, उनको ये मानने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई किसी सत्ता, भले ही दल सत्तारूढ़ क्यों ना हो, उसको जांच एजेंसी की तमाम कार्रवाई के बारे में पता कैसे होना चाहिए। आप आज ही देखिए, आज तक के ऊपर अंजना ओम कश्यप और मनोज तिवारी की बातचीत देखिए। उसमें मनोज तिवारी जो कह रहे हैं, उसमें अंजना ओम कश्यप को भी आश्चर्य हो रहा है। वो पूछ रही हैं ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, ये तो बात हमें भी नहीं पता है।
लेकिन उन्हें सब पता है, उन्हें तमाम पत्रकारों से भी ज्यादा पता है, उन्हें टीवी के एंकर से भी ज्यादा पता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या आरोप है और क्या निकल रहा है, सब चीजें उन्हें पता है। इसका मतलब यह है कि एक कोई पूरा पैकेज जो है ना, वो बड़ी सावधानी से बनाया गया है और उसको चलाया जा रहा है, उस पूरे पैकेज को। और उस पैकेज में क्योंकि आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकते। देखिए दिल्ली, आप दिल्ली की राजनीति को देखिए, भाजपा वालों को याद भी नहीं होगा पिछली बार वो विधानसभा का चुनाव कब जीते थे। 3 बार तो शीला दीक्षित ने उनको चुनाव में हराया, उसके बाद 3 दफे अरविंद केजरीवाल उनको चुनाव में हरा चुके हैं, यानी 6 विधानसभा के चुनाव ये लोग लगातार हार चुके हैं। इसका चुनाव जीत जाते थे, दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने हरा दिया। दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा के हर पार्षद के ऊपर भ्रष्टाचार के भयानक इल्जाम थे। जो पिछला चुनाव था, इन्हीं इल्जामों के कारण स्थानीय स्तर पर इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी भाजपा के खिलाफ कि अमित शाह ने सारे के सारे पार्षदों के 100% टिकट काट दिए थे। ऐसा कभी सुना है आपने? कभी होता है? लेकिन ऐसा हुआ था। खैर वो चुनाव वो जीत गए। आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले ही सत्ता में आई थी, वो ठीक से उस चुनाव को नहीं लड़ पाई, लेकिन जैसे ही वो चुनाव ठीक से लड़ने में सक्षम हुई और भाजपा के काउंसिलर्स ने वो भी वहां भी सबक नहीं सीखा। जब फिर से चुनाव जीत गए तो उस चुनाव और इस चुनाव के बीच तक उन्होंने फिर से इतना भ्रष्टाचार किया कि जब टीवी के ऊपर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जाता था तो उसका जवाब भी नहीं देते थे। अब भाजपा के नेताओं से आप अंदर खाने व्यक्तिगत रूप से बातचीत कीजिए, आप प्रवक्ताओं से बातचीत कीजिए, भाजपा से हमदर्दी रखने वाले जो समीक्षक हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए, वो सब कहते थे कि हम बहुत भ्रष्टाचार बहुत किया है इन लोगों ने। इनके खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी को सम्मान नहीं किया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। केवल दिल्ली की ही बात कर रहा हूं मैं और सारे देश की बात नहीं कर रहा हूं। देश के दूसरे, मैं हेमंत बिश्व शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पश्चिम बंगाल में भाजपा के जो नेता हैं अधिकारी साहब, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, और ऐसे कई नेता हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं जो भाजपा में गए और भाजपा उन्हें पहले भ्रष्टाचारियों का सम्राट कहती थी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ तो भाजपा ने बाकायदा भ्रष्टाचार की चार्जशीट जारी की थी और आज वो न केवल असम के मुख्यमंत्री हैं भाजपा की तरफ से, बल्कि पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा की जो राजनीति है उन्हीं के संचालन में चलती है। और अब कोई भी इस बात को कितना भी आप कहते रहिए, कितना भी लिखते रहिए, भाजपा वालों के चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं आती। और आप इसी को देखिए, जो आप भाजपा नगर महापालिका के चुनाव में क्यों हारी, इसका एक कारण बताइए। भाजपा वाले इसका एक कारण बताएं कि हम इसलिए हार गए। इसका एक कारण है कि वो बहुत भ्रष्ट थे, लेकिन उनके चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे जिसका केंद्र में शासन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। ये व्यंग से कहा जाता था, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही जाती थी कि जिस काउंसलर ने 100 करोड़ से कम कमाया उसने क्या कमाया। कितने बार तो मैं खुद अपने कानों से लोगों से ये बात सुन चुका हूं। और जब इतना इतना भ्रष्टाचार किया गया, आप सोचिए, जब इतना इतना भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन अगर भाजपा की सरकार ने, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के आदेश से या किसी के आदेश से इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती, मुंह दिखाने के लिए भी कोई कार्रवाई की जाती, तो हो सकता है कि भाजपा जनता कहती कि भाई इन्होंने अपने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की, तो भाजपा के खिलाफ इतनी नाराजगी नहीं होती। वो तो इस बात को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं कि हमें इतनी बुरी तरह हारते हुए बताया गया था, लेकिन हम इतनी बुरी तरह नहीं हारे, हम कम हारे। आप सोचिए, इस तर्क की डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, जिसका भी आपने अपनी बहुत बेहतरीन भूमिका में जिक्र किया, जरा उसकी रोशनी में इस तर्क को देखिए आप, तो आप हंसे बिना कोई नहीं रह पाएगा। यानी वो कह रहे हैं हम चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन उतनी बुरी तरह नहीं हारे जितनी बुरी तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था और दावा किया जा रहा था, हम कम हारे। तो जब इस तरह का माहौल हो चारों तरफ और इस तरह की बातें की जा रही हो, तो इसके ऊपर क्या टिप्पणी की जाए। ये तो सीधा सीधा एक तरफा मामला है, सीधा एक तरफा मामला है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसके अंदर वक्त ही इसका इंसाफ करेगा। एक चीज़ ये भी है कि जो विपक्षी दलों की एकता की एक नई तरीके से परिकल्पना शुरू हुई है, पिछले 3-4 दिनों में उसमें काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ है। तो क्या इस तरह की कार्रवाई के पीछे इस बन रही एकता को तोड़ने का विचार भी हो सकता है?
और इसमें एक बहुत रोचक बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जो मेरे मित्र हैं और जो भाजपा के समर्थक हैं, कि हो सकता है कि 24 तक कोई विपक्ष का नेता ही ना बचे, या तो सब दागी हो जाएँगे या जेल में रहेंगे। तो हुँ। इस पूरी घटनाक्रम के आलोक में उसको हम कैसे देख सकते हैं, इस तरह की नहीं, नहीं, स्थिति? सब कुछ हो सकता है भाई, सब कुछ संभव है। आपके जो भाजपा के समर्थक और हमदर्दी रखने वाले लोगों ने जो अंदाजा लगाया है, मैं उस अंदाजे को खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, किसी के ऊपर भी शक किया जा सकता है, पुलिस को शक करने से कोई कौन रोकता है? आपने हरशंकर परसाई की वो कहानी पढ़ी है, बहुत मशहूर कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। हुँ, उनकी विश्वविख्यात कहानी है, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हुआ है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। चांद की सरकार को इस बात का काफ़ी दुःख था कि उनकी पुलिस सक्रिय नहीं है। तो वो हिंदुस्तान की सरकार के सामने एक माँग रखती है कि आप एक अपने बहुत ही बेहतरीन पुलिस अफ़सर को भेजिए हमारे यहाँ। तो जाके हमारी पुलिस की वो थोड़ी ट्रेनिंग दे। तो यहाँ से इंस्पेक्टर मातादीन को भेजा गया, चाँद के ऊपर। हुँ, हुँ, और चाँद पे जाके उन्होंने वहाँ की पुलिस को प्रशिक्षित करना शुरू किया। तभी वहाँ पे कोई एक हत्या हुई, तो थाने में बैठ के उन्होंने थानेदार अपने जो जो जाँच अधिकारी थे उनसे पूछा कि भई आपने किसी पे शक किया? तो वो बोला कि नहीं हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है किसके ऊपर शक करें। तो उन्होंने कहा आपको शक करने से रोकता कौन है? आप शक कीजिए। हैं? उसके बाद उस इलाके के तमाम जराइम पेशा लोगों को बुलाया गया। उन्हीं में से किसी एक के ऊपर शक उन पिटाई लगाई गई, उन्हीं में से किसी एक के ऊपर शक किया गया। काफ़ी दिन इंस्पेक्टर मातादीन वहाँ पे रहे, वहाँ की पुलिस को इसी तर्ज पे प्रशिक्षित करते रहे। फिर वहाँ से चांद सरकार ने फिर भारत सरकार को एक पत्र भेजा, इसमें लिखा कि आप इंस्पेक्टर मातादीन को कृपा करके फौरन वापस बुला लीजिए। उन्होंने हमारी पुलिस को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि अब हमारे यहाँ किसी डूबते हुए को इसलिए नहीं बचाता कि इनको डुबाने के आरोप में बंद कर दिया जाएगा। जहाँ पे आगजनी होती है वहां पे आग कोई इसलिए नहीं बुझाता, आगजनी करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मरते हुए को कोई इसीलिए इसलिए अस्पताल नहीं पहुंचाता कि उसके ऊपर कत्ल की कोशिश का या कत्ल का इल्जाम लगा दिया जाएगा। फिर इंस्पेक्टर मातादीन को वहां से बुलाया गया, तो इंस्पेक्टर मातादीन से बाद में पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप चांद गए थे, आपका क्या तजुर्बा निकला? तो इंस्पेक्टर मातादीन ने कहा था कि आप सब लोगों को चांद उजला लगता है, मैं चांद के अंधेरे पक्ष को देख के आया हूं। ये बहुत ही विश्वविख्यात कहानी है हरशंकर परसाई की, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो हुँ, ये पूरी शैली यही है कि किसी पे भी शक कीजिए आप किसी को भी गिरफ्तार कीजिए और जांच पड़ताल जारी रखिए। अभी अरविंद केजरीवाल ने जब उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो सबसे पूर्व उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि सब लोग 8-10 महीने जेल रहने के लिए तैयार हो जाएं। 8-10 महीने के बाद नहीं रखेंगे जेल, क्यों कुछ किया नहीं है तो 8-10 महीने बाद फिर जमानत मिल जाती है। हुँ, हुँ, तो इतने कम से कम जेल में जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है। मुझे तो साफ लगता है कि भ्रष्टाचार के इसी मुद्दे के ऊपर अगला लोकसभा चुनाव होने वाला है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के सब नेता भ्रष्ट हैं। प्रधानमंत्री कई बार इस बात को कह चुके हैं और वो सीबीआई से भी कह चुके हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई करो, कितना भी मजबूत हो उससे बचना नहीं चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ सारे भ्रष्ट लोग एक गोलबंद हो गए और विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। और इस संदर्भ में उनके ऊपर सबसे ज्यादा संगीन आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। चूंकि उन्होंने आरोप विधानसभा के पटल में सदन में बोलते हुए लगाया है, इसलिए उस बिना पे उन्हें गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, उस बिना पे उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती, दफा 500 का मुकदमा भी उनके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। अगर ये वही बातें उन्होंने बाहर की होती सदन के, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर न जाने कितनी जगह एफआईआर दर्ज हो जाती है, कितने मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए जाते। हुँ, और वो आरोप इतने संगीन है जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं कि कोई भी टीवी चैनल भी उन आरोपों का जिक्र नहीं करता। जब मैं उनके सामने जिक्र करता हूं तो कोई उसका जवाब नहीं देता, चुप रह जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के उस वक्तव्य की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि सबको डर है कि अगर उस वक्तव्य की चर्चा करेंगे तो वो वक्तव्य और चर्चित हो जाएगा। हालांकि वो पहले से ही काफी चर्चित है। एक ये भी है कि जिसका ज़िक्र एक बार और आपने बातचीत में किया था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक एक माहौल बनाने की कोशिश में हैं कि सबकी आलोचना करो, पर प्रधानमंत्री आलोचना से ऊपर हैं। तो एक तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में काफ़ी तीखे आरोप लगाए और कहा कि सारा पैसा इन्हीं का है, और दूसरा उन्होंने उनके अनपढ़ होने के एक अभियान की भी शुरुआत कर दी। तो ये भी लगा कि जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम है, अब वो सीधे हमला करने के मूड में है। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस तरह की राजनीति से बचा जाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं नहीं मानता हूं। देखिए, अब डॉक्टर लोहिया थे, वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जम के हमला करते थे। वो केवल राजनीतिक आलोचना ही नहीं करते थे,
वो उनके व्यक्तित्व की आलोचना भी करते थे। वो नेहरू की जो एक चमकदार छवि थी, उस छवि को खंडित करना चाहते थे। वो मानते थे कि ये छवि जो है, ये छवि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। हुँ, प्रधानमंत्री की एक देवता जैसी छवि बना दी जाए अगर, तो वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो लोग कहते थे भाई कांग्रेस तो बहुत मजबूत है, उसके पास तो बहुत ताकत है, सारे देश में उसका बड़ा जलवा है उसका। तो वो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं चट्टान के ऊपर मारता रहूंगा हथौड़े से, पर कितनी भी देर में टूटे चट्टान कभी ना कभी तो टूटेगी। ये डॉक्टर लोहिया का कहना था। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा तर्क है कि अरविंद के प्रधानमंत्री की आलोचना करने से वोट कम हो जाते हैं, जनता आपसे नाराज हो जाती है, ये तर्क सही नहीं है। ये तर्क भी उनकी छवि को और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए गढ़ा गया है, और इसके गढ़ने में मीडिया की भी भूमिका है। पहले लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री से एक साठगांठ है, इस साठगांठ के कारण वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, या वो अपनी पार्टी में लोगों को कह देते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ना बोलो, बाकी और भाजपा की आलोचना करो। अब तो वो सब बात भी नहीं कुछ कुछ दिखती। बिल्कुल। एक मैं भी शाम में देख रहा था कुछ चर्चाओं को, तो उसमें एक बात ये आ रही थी कि अ, स रविवार को बुलाने का एक मकसद ये हो सकता है और आज अम्बेडकर जयंती के दिन, जिस दिन छुट्टी है सार्वजनिक, उस दिन नोटिस जारी करना और रविवार को बुलाने। इन दोनों का मकसद ये है कि रविवार को शायद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के सामने एक अस्तित्व का संकट आ सकता है, ऑपरेशन लोटस ज़्यादा आसानी से चलाया जा सकता है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो जब 2 प्रमुख नेता अगर कहीं एक हम स्थिति कल्पना करते हैं, जेल में चले जाते हैं, सिसोदिया पहले से जेल में है और अरविंद केजरीवाल भी चले जाते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के भीतर एक संगठन के रूप में इतनी क्षमता है कि वो अपने अस्तित्व को लंबे समय तक चला देखिए, पाए? जो पार्टी किसी एक या दो नेताओं के नज़ारे से गैरहाजिर होने के कारण अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़े संकट का शिकार हो जाती है, या उसके अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है, तो वो पार्टी तो काफ़ी कमज़ोर पार्टी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बिल्कुल शुरुआत में घटना हुई होती, जब आम आदमी पार्टी बनी ही बनी थी, तब ज़रूर ये बात कही जा सकती थी। अरविंद के जेल चले जाने से या मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने से दिक्कतें तो पैदा हुई हैं, अरविंद के जेल चले जाने से और भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि उससे कोई पार्टी का ढाँचा पूरी तरह ढह जाएगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की जनता में काफ़ी जड़ें हैं दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी वालों से आप पूछिए कि आप अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा सकते हैं? हरा सकते हैं तो कम से कम एक सादा कागज़ के ऊपर एक पतली पर्ची भी लिख के दे दीजिए कि हम गारंटी करते हैं अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा देंगे, तो कोई पर्ची पे लिख के नहीं देगा। तो अभी आज की बातचीत को तो हम इसी मोड़ पर विराम देते हैं कि जी। आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये 2-3 दिन बाद ही पता इसमें कमल चलेगा। एक और समझने वाली बात है, जी, जब विपक्ष की पार्टियाँ, कई पार्टियाँ मिलकर सुप्रीम कोर्ट गईं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। हुँ, अच्छा, उसको उसका लाभ भी प्रधानमंत्री ने उठाने की कोशिश की। लेकिन आप देखिए वो कम से कम वो दिखाती है कि इस मसले के ऊपर विपक्ष की नेताओं और विपक्षी पार्टियों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। वो इस मसले के ऊपर एकताबद्ध हैं। यानी अगर गैर भाजपा एकता का कोई न्यूनतम कार्यक्रम बनता है, उस न्यूनतम कार्यक्रम का एक ये बिंदु है। उसमें और भी कई बिंदु हो सकते हैं। तो इस तरह से लगातार करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को एकता की तरफ धकेल रही है। बिल्कुल। उस धकेलने से भाजपा को फायदा होगा, नुकसान होगा, विपक्ष को कितना लाभ होगा, विपक्षी एकता का इंडेक्स कितना ऊंचा होगा, जनता विपक्ष की बात सुनेगी कि भाजपा और प्रधानमंत्री की बात सुनेगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन जो राजनीति बन रही है उसमें ये साफ दिखता है। बिल्कुल। और बार-बार ये सवाल भी किया जा सकता है इस बातचीत के आखिर में मैं इस टिप्पणी के साथ इस बातचीत को खत्म करना चाहूँगा। तो कि क्या भ्रष्टाचार का कोई मसला आता है तो सरकार कोई कार्रवाई ही ना करे, सीबीआई किसी के दरवाजे पर नोटिस ही ना भेजे। बिल्कुल सीबीआई या जो अन्य सरकारी एजेंसियाँ हैं वो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उनकी पूरी कार्रवाई इसलिए सवालों के घेरे में आ सकती है या आ जाती है क्योंकि वो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है या नहीं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो उस इन सारे दोषों से मुक्त है और अगर वो विपक्ष का है, तो उसमें सारे दोष हैं। तो इसलिए भी जो सरकारी एजेंसियाँ हैं या जो सरकार है, वो काफ़ी कुछ संदेह के घेरे में आ जाती है और हमारी जो आज की बातचीत थी, वह भी इसी बिंदु पर अभय सर ने बार-बार इस बात पर जोर दिया और हम आगे देखेंगे कि इस तरह की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो किस दिशा में आगे बढ़ती है और देश की राजनीति नहीं, कमल, दिल्ली की किस राजनीति एक इस मामले में कसौटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
अपने भ्रष्ट पार्षदों के ऊपर मुकदमे चलाए होते, अगर उनकी गिरफ्तारियां की गई होती, उनके यहाँ छापे पड़े होते अगर, तो आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने सवालिया निशान नहीं उठते लगते। बिल्कुल, बिल्कुल और इस सवालिया निशान उठने का कारण यही है कि वो अपने यहाँ जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको भ्रष्ट मानते ही नहीं हैं। तो आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और अगले अंक में किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। अभी सर धन्यवाद।